जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। एक ऐसी खबर है जिसने इंडिया को दहला के रखती है और वहां पे तजियाकार कह रहे हैं कि अगर ये हथियार पाकिस्तान के पास आ गया तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये कौन सा हथियार है जिससे पूरा इंडिया घबरा रहा है, ये हम आपको पूरी डिटेल से आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सुलह की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने गेट इंडिया खोलता चला जा रहा है। ये क्यों खोले जा रहे हैं और किस तरह कोशिशें की जा रही हैं, ये भी आपको इसी इलाके में बताया जाएगा। और साथ ही इंडिया से दो पाकिस्तानियों की लाशें बरामद हुई हैं। ये दो पाकिस्तानी कौन थे, इंडिया में क्यों फौत हुए, इनकी लाशें वहाँ से क्यों बरामद हुई, ये भी आपको इसी इलाके में बताया जाएगा। और अफगानिस्तान के लिए एक खुशखबरी भी है। इतनी बुरी खबरों के बाद अफगानिस्तान के अंदर से एक खुशखबरी की इतला भी आई है। अब वो क्या है, ये भी हम आपको आज के इलाके में बताएंगे। लेकिन वीला की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलाग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। और साथ ही हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट की है। आप ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक ये है जी कि पाकिस्तान मजबूत होता जा रहा है माशाल्लाह। और ये मजबूती ही आपका दिफा है और यही आपको अमन की तरफ लेके जा सकती है कि अगर आपका मुल्क मजबूत होगा तो तभी कोई बुरी नजर से आपको नहीं देखेगा। अगर आप वनरेबल होंगे, अगर आपके पास कमजोरी होगी ताकत की बजाय, तो यकीनन बहुत सारे दुश्मन दुनिया में इस तरह के मौजूद हैं जो पाकिस्तान को शायद बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान ने कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ ऐसी चीजें हासिल की हैं कि जिसके बाद ये दुश्मन सोचने पे मजबूर हो गया कि आपकी बार हमला किया तो शायद जो रहती सहती कसर थी वो भी निकल जाएगी। तो पहले टॉपिक में हम आपको ये बताएंगे कि इंडियन एनालिस्ट, ये हम नहीं कह रहे, ये जो इंडियन एनालिस्ट कह रहे हैं इंडिया के अंदर बैठ के कि पाकिस्तान क्या कुछ हासिल कर चुका है और क्या कुछ हासिल कर सकता है, उसके बिहाफ पे ये पूरी डिस्कशन एक हुई। एक वायर, एक वहां पे चैनल है, वहां पे एक इंटरव्यू हुआ, लेकिन इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इंडिया में यकीन माने ऐसे नहीं है कि सारे के सारे ही कोई वो गाँव मूतर टाइप लोग हैं, कुछ थोड़े से ऐसे भी हैं जो सेंसिबल गुफ्तगू भी करते हैं। इसी तरह की गुफ्तगू थी जिससे कुछ अहम पॉइंट्स निकल के सामने आए, वो डिटेल से आज आपको बताएंगे अपने इस पहले टॉपिक में। अब फ़र्क पहली बात तो ये है कि इस इंटरव्यू की तरफ तो आएंगे, ज़ाहिर है वो बड़ा आंखें खोलने वाला इंटरव्यू था और इंडियन के लिए बिलखसूस। और उससे इंडियन के अंदर बहुत बड़ी डिबेट भी स्टार्ट हो गई है कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है और हम अगर पाकिस्तान के साथ जंग में जाते हैं तो इंडिया को क्या नुकसान होगा, उस तरफ तो आएंगे। लेकिन पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग अभी टली नहीं है। ये जंग किसी वक्त भी दोबारा स्टार्ट हो सकती है। अब हो सकता है इसको महीना लग जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाएँ, हो सकता है 2 साल लग जाएँ, हो सकता है 1.5 साल लग जाए। हम्म। मेरी अपनी रीडिंग ये है कि ये 2027 में होगी, उसके बाद दोबारा इंडिया तकरीबन 1.5 साल लगाएगा और 1.5 हम्म। साल बाद जाके 2027 में फिर उसी तरह अप्रैल के महीने में या मार्च के महीने में ये गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। वैसे तो ये हमेशा इसी तरह किया जाता है कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये हम्म। जब भी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कुछ छेड़छाड़ की है तो इन्हीं महीनों के अंदर की जाती है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि पाकिस्तान का बजट जो है वो जून में पास होना होता है, तो उससे पहले पहले इंडिया पाकिस्तान के बजट को, पाकिस्तान की सारी इकॉनमी को डिस्टर्ब करने के लिए सब कुछ करता है। हम्म। तो ये बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह किया जाता है। लेकिन अफ़वाज पाकिस्तान जो है उनका अपना जो उनका सिस्टम है उसके मुताबिक उसकी रीडिंग ये है कि 1.5 साल बड़ी दूर की बात है, ये किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उसकी तैयारी करनी शुरू कर दी है, बल्कि वो पॉलिटिकल अफेयर से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं हम्म। और उन्होंने अपने आप को वहाँ से निकाल के सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडिया पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया है। तो पाकिस्तान फ़ौज जो है दिन रात सिर्फ़ एक ही काम कर रही है कि हमने इंडिया का मुकाबला कैसे करना है हम्म। और सरहदों पे कैसे करना है, उसके मुल्क के अंदर हमने किस तरह जाके अपने आप को बचाना है ताकि वहाँ पे जो वो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको मैसेज दिया जाए कि भाई आप अपनी हुकूमत को समझाएं, आप अपने मीडिया को समझाएं। हम्म। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। ठीक है। तो एडवोकेसी इंडिया के अंदर है। फिर उनकी फ़ौज को समझाना कि आप बिला वजह एक दूसरे न्यूक्लियर कंट्री के साथ लड़ेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो पॉलिटिकल प्लेयर्स के लिए अपने आप को दोज़ख में ना धकेलें, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। हम्म। तो हर सतह पे पाक फ़ौज ने फैसला किया है कि हमने इंडिया का मुकाबला करना है, लिहाजा वो पॉलिटिकल अफेयर से अपने आप को साइड पे कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं गंडापुर साहब का इशू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू है, देख लें फ़ौज की तरफ से कोई रिस्पांस आपको नहीं आता हुआ नज़र आएगा और ये आना फ्यूचर में भी आप देखिएगा नहीं आएगा। ठीक उसकी है। बुनियादी वजह एक फ़ौज ने अपने आप को साइड लाइन करके सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस कर लिया।
तो जंग हो सकती है, तो तैयारी भी शुरू हो गई, और तैयारी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, इंडिया के अंदर भी हो रही है। अब इस तरफ आते हैं हम, ये जो वायर का इंटरव्यू है वो ज़ाहिर है आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अजय साहनी उनका जो बहुत बड़ा डिफेंस एनालिस्ट है वो है, और अपरावीन साहने तो दूसरा बड़ा इंटेलेक्चुअल भी है, और उसका अपना चैनल भी है, और बंदा भी बड़ा समझदार है और बड़ी न्यूट्रल बात करता है, और पाकिस्तान में और इंडिया में दोनों जगहों पे बड़ा सीरियस लिया जाता है। बल्कि आपने तो कोशिश भी की थी कि उसका इंटरव्यू किया जाए, तो उसने कहा क्यों भाई, मुझे मरवाना चाहते हैं, मुझे तो इंडिया के अंदर वैसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो मैंने अगर आपको इंटरव्यू दे दिया तो यहाँ तो मेरे पुतले जला देंगे, मेरे घर पे हमला कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मैं उसको बड़ा, इस बंदे को पसंद करता हूँ, बल्कि पाकिस्तानी और सारी इंटेलिजेंसिया जो पाकिस्तान की है वही इसको बड़ा पसंद करती है कि न्यूट्रल व्यू होता है उसका, और अच्छा व्यू होता है। तो प्रवीण साहनी और अजय साहनी ने इंटरव्यू दिया, और उसमें दो उसके ज़्यादा पार्ट्स हैं जिसको डिस्कस किया जा सकता है। वैसे इंटरव्यू बहुत लंबा है। एक तो उसने ये बताया कि ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को डराया जाए, लेकिन पाकिस्तान डरा नहीं है, उल्टा उसने इंडिया को डरा दिया। और साथ साथ उसने कहा जी कि मैं पूरी ज़िंदगी ये सुनता रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान को दबाया, और पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, पाकिस्तान अब टूट जाएगा, पाकिस्तान तब टूट जाएगा, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। लेकिन आज तक ना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका, और ना ही पाकिस्तान कभी डरा, और ना ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, बल्कि वक्त के साथ साथ वो मजबूत होता चला जा रहा है। और हर जंग में, हर मौके पे पाकिस्तान ने ठीक ठाक टक्कर दी इंडिया को। और हम जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा मुल्क है हम, तो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, लेकिन छोटे मुल्क ने हमेशा बराबर की टक्कर दी। तो ये उसने तस्लीम किया। दूसरा उसका ये कहना था कि ये जो ड्रामा किया गया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक का, इसका मकसद सिर्फ इंडियन आवाम जो है उनको राज़ी करना था, उनको खुश करना था, और उनके दिल में हुकूमत की एक कदर बढ़ानी थी। तो ये लोकल कंजम्पशन के लिए था, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए नहीं था। तो आवाम को बड़ा पसंद आया, उन्होंने ये टारगेट जो मोदी ने वो अचीव कर लिया कि देखें जी हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर लिया। बस बाकी चीज़ों के बारे में ना इंडियन सोचते हैं, ना उनको को परवाह है, और बाहर की दुनिया जो है वो क्या सोचती है वो मोदी साहब को भी परवाह नहीं है। ठीक तो है। ये उसने कहा। इसके साथ साथ उसने कहा जी कि देखें जो डेटरेंस है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अमन होना चाहिए मुल्क के अंदर। अगर अमन नहीं होगा तो इंडिया जो है डेटरेंस भी क्रिएट नहीं कर सकेगा। दूसरा ये है कि आपको ताकतवर होना चाहिए। ताकतवर बनेंगे तो फिर जाके आप कुछ कर सकेंगे, लेकिन हालात ये साबित करते हैं कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में ताकतवर नहीं हैं। पाकिस्तान हमारे बराबर का मुल्क है, और डेटरेंस जो है ना इंडिया क्रिएट नहीं कर सका, यानी पाकिस्तान के दिल में खौफ नहीं बिठा सका। और उसकी मिसाल उसने ये दी कि अगर इंडिया मजबूत होता और ताकतवर होता, और उसने पाकिस्तान को यरकाने में, डराने में वो कामयाब हो चुका होता, तो फिर एलओसी ना होते। हाँ जी। अब अगर एलओसी है तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान फिर हमारा बराबर की टक्कर है वो, क्योंकि उससे एलओसी नहीं, तो हम एलओसी तोड़ के तो जो आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर भी कब्जा कर लेते। हाँ जी, बिल्कुल। तो जब हम नहीं कर सके, और वहाँ पे एलओसी बनी हुई है, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान मौजूद है, और हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि हम एलओसी क्रॉस कर सकें, तो इसका मतलब पाकिस्तान फिर हमारे बराबर का मुल्क है, और बड़ा टक्कर का मुल्क है। हमें पता है कि अगर हमने एलओसी तोड़ी या उसको वायलेट किया, या पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, तो हमारा मुंह तोड़ देंगे। तो ये उसने कहा कि ये सारी चीज़ें, इसके कुछ और भी पहलू हैं जिसकी तरफ हमें नज़र डालना चाहिए। तो उसका कहना था कि ये एक तो मकसद इसका ये था कि आवाम को मुतमईन किया जाए, वो मुतमईन हो गई हैं। पाकिस्तान को डराना मकसद था जिसमें हम फेल हो गए हैं, और साथ साथ ये है कि पाकिस्तान हमारे बराबर का मुल्क है, बराबर के टक्कर का मुल्क है, सही। और इस चीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए। हमें ज़्यादा पंगेबाजी पाकिस्तान के साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, परवीन सानी साहब का मानना ये बड़ा स्ट्रांगली और बड़े अरसे से वो कहते आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से मुकाबला करना है तो पहले अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग करो, फौज को ट्रेंड करो। ठीक क्योंकि उनका मानना ये है कि आपकी फौज उस लेवल पे नहीं है जो पाकिस्तानी फौज है। जो पाकिस्तानी फौज है, और जब आपकी फौज ही इस लेवल पे नहीं है तो पाकिस्तान को आप डिटर कैसे कर सकते बल्कि वो बात, एक मैं उसका देख रहा था एक वीलॉग, उसके अंदर उसने कहा कि जो पाकिस्तानी फौज है वो मसलसल प्रैक्टिस कर रही है। वो एक हालत जंग में है, पिछले 30-40 साल से उसकी प्रैक्टिस हुई हुई है। इंडियन फौज जो है उसकी, उसने कोई जंग नहीं लड़ी, और वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। तो इसलिए जब उसका पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो पाकिस्तान ठीक ठाक किस्म का मुंह तोड़ जवाब देता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस है। तो हमारी तो प्रैक्टिस ही नहीं है। वो ये भी कहता है हम तो जहाज ही पाकिस्तान के साथ टेस्ट करते हैं और उसमें मार खा जाते हैं। तो बहरहाल एनी हो, और दूसरा जो उसका मौजू था, उसने कहा कि पाकिस्तान जो है ना वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। उसने कहा जो चाइना का एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है जिसको DF-17 कहते हैं, ये मिसाइल सिस्टम है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलता है। हाँ जी।
और उसने कहा इसकी मार जो है 1800 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है, और ये शां करके गोली की स्पीड से, यानी कि आप समझो कि जैसे गोली की स्पीड होती है ना, वो भी आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा होती है। हम्म। तो ये सुपर सोनिक मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल है। हाँ, इसे रोकना डिफेंस सिस्टम में बहुत मुश्किल होता है मुश्किल बेसिकली। होता है हाँ, इसको कि जो कंट्रोल आपका करना। S-400 हो या कोई भी आप अच्छे से अच्छा सिस्टम ले आए तो इसकी स्पीड ही इतनी होती वो है, इसे अर्ली डिटेक्ट वार्निंग करना सिस्टम है मुश्किल है। ना, वो अगर बता भी देगा तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हाँ जी। इतनी इतनी इसकी स्पीड होती है कि जब तक आपने बंदोबस्त करना है इसका, ये आपको टकरा जाएगा इकट्ठा करके। तो उसने बताया कि चाइना ये पाकिस्तान को दे रहा है, और ये ऐसा एक हथियार है कि अगर पाकिस्तान के पास आ गया तो इंडिया इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। साथ साथ उसने इससे पहले बताया हुआ था, ये वही बंदा जिसने प्रवीण शाह ने जिसने ये बताया था कि पाकिस्तान के पास ये 35 आ रहे हैं, चाइना उसको दे रहा है। फिर HQ-19 जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान के पास आ रहा है। फिर KG-500 है, अवैक्स है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, वो भी पाकिस्तान के पास आ रहा है। तो साथ अब उसने ये बता के DF-17 का पूरे इंडिया को यरका दिया है कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो अगर तो हमने पाकिस्तान को रोकना है तो फिर हमें चाहिए कि जल्दी रोक लें, ताकि ये सारे सिस्टम इसके पास ना आए। तो मैंने पहले आपको कहा ना कि अफवाज पाकिस्तान का ख्याल ये है कि किसी वक्त भी इंडिया हम पे हमला कर सकता है, तो हमें एक आंख खुली रख के जागना चाहिए, सोना चाहिए। उनका एक व्यू ये भी है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान को तो रीइंफोर्स पीछे से कर रहा है चाइना, और चाइना का बॉर्डर लगता है बिल्कुल साथ है, और इंडिया को जो भी खरीदना है, जो भी करना है, वो दूर से लाना है और खरीद के लाना है और उसे इंटीग्रेट करना है। जबकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा उसकी नो हाउ बढ़ी हुई है, बिल्कुल सही तो बात। पाकिस्तान को एज बहुत ज्यादा है। और मजे की बात है कि DF-17 मिसाइल सिस्टम जो है ये मोबाइल है, ये कहीं से भी कहीं लॉन्च से भी किया जा लॉन्च किया सकता जा है। सकता है। इसके लिए आपको कोई एक लॉन्चिंग पैड नहीं चाहिए हाँ, कि यहाँ परमानेंट से लॉन्चिंग पैड नहीं परमानेंट चाहिए, कहीं से भी हो आपने जाए। चलाया और उसके बाद गाड़ियों पर रख के आगे ले गए और किसी और जगह से चला दिया आपने। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। होता ये है कि जब आप मिसाइल सिस्टम एक्टिव कर देते हैं तो उसकी लोकेशन आ जाती है, तो उसके बाद दुश्मन उसी जगह पे हमला करता है। तो ये हमला करने के बाद वहाँ से खिसक जाएगा, तो आप हमला करते जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। लोकेशन ट्रेस नहीं हो लोकेशन सकती। ट्रेस नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने इस मरतबा भी यही किया था, जो पाकिस्तान ने हमारे मिसाइल्स मारे थे ना, आपने देखा वो उनके साथ गाड़ियाँ खड़ी थी, हाँ जी, फतेह वन उनके फतेह ऊपर टू पता है उनसे लॉन्च हो वो रहे थे। लॉन्च हो रहे थे, वो गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं। हम्म। बल्कि बड़ी मज़े की बात है कि जो हमारा एयरफोर्स का सिस्टम है ना, वो भी गाड़ियों के ऊपर है ज़्यादातर। उन्होंने किसी एक जगह नहीं रखा हुआ, गाड़ियों के ऊपर है, और वो गाड़ियों के ज़रिए कभी यहाँ से ऑपरेट होता है, कभी वहाँ से ऑपरेट होता है। लो लब लो। तो पाकिस्तान ने भी बड़ा कमाल किया वैसे यार। इंडिया के सारे फिक्स पॉइंट थे, पाकिस्तान का मूविंग था, क्या ठीक है। मार लो तलाश कर लो जहाँ से भी है। और दूसरा ये है कि पैलेट सिस्टम बहुत ज़्यादा थे, अगर खुदा ना खास्ता एक हिट होता तो पाकिस्तान के पास और बहुत ज़्यादा है, वो वहीं से दूसरी साइड से एक्टिव कर लेते। हम्म तो बड़ा मज़े का सिस्टम है यार, मुझे देखने का मौका मिला है। हम्म। तो मैं वैसे कायल हो गया हूँ पाकिस्तानी सलाहियत का। पहले हम ये अपने आप को वैसे ही हम समझते थे, सासे कमतरी का शिकार है ना जी, गरीब मस्कीन मुल्क है ना जी। मेंटेलिटी तो बदल गई थी। मेंटालिटी बदल गई, लेकिन अब उसके बाद जो मुझे पता चला कि यार ये नहीं, ऐसी मसला नहीं है, ये हैं बड़े कारीगर हम लोग, लेकिन हमने सीने के साथ लगा के रखा हुआ था, कानो कान खबर नहीं हुई। शोएब वो साहब, इंडिया क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता था नहीं पता कि था। हम आप ये कर क्या देखें रहे कि हैं। आपके फील्ड मार्शल को और एयर चीफ को अगर अमेरिका बुला रहा है तो ऐसे नहीं बुला रहा। जैसे वो साफ लगाना चाह रहे हैं कि करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान। उनके पास है क्या? है क्या क्या। ठीक। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी मुझे लगता है कि शायद यही जो खबरें हमने आपको दी हैं, इसी का कुछ रिजल्ट है कि इंडिया को ये एहसास हो गया है, ये एक व्यू है। और इसके ऑपोजिट दूसरा व्यू है कि शायद वो दोबारा कोई शरारत कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ इनिशिएटिव्स इस तरह के सामने आए हैं कि लग ऐसे रहा है कि इंडिया जैसे 16 की तरफ जाना चाह रहा है और वो जंग मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, शायद उनकी इकोनॉमिकल हों या मजीद आपको इस चैप्टर में बताएंगे। लेकिन अभी दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं, डिटेल से आपको बताते हैं, जिससे फील ये आती है कि जैसे इंडिया कुछ बनने का बच्चा शायद बन गया। नहीं, वो चाणक्य था ना जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को ये कहा था कि हुकूमत करने का क्या तरीका है, और ये बेस है इंडियन सफारतकारी की और इंडियन फ़िलासफ़ी की और इंडियन डिफेंस की। और चाणक्य का बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, उसने कहा था कि मुंह में राम राम और बगल में छुरी। अच्छा, ये उसका है। उसका है ना, तो उसने कहा जी आप सामने जब भी मिले तो राम 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 करते रहें, प्रणाम करते हैं, खिदमत करते हैं, ही करें, और साथ आपकी बगल के अंदर छुरी होनी चाहिए, और जो ही बंदा आपकी बगलगीर हो तो बगल से छुरी निकाल के पीछे से छुरा घूमते हैं उसको। ठीक है। तो इंडियन फ़िलासफ़ी यही है कि दिखाओ कुछ और करो कुछ। तो ये ज़हन में रखो कि इंडिया जंग की तैयारी कर रहा है, ये रियलिटी है, और साथ वो पाकिस्तान को इजी करने के लिए या दुनिया को इजी करने के लिए कुछ कदम उठा रहा है, ताकि झांसा दिया जा सके कि जनाब हम तो अमन के दाई हैं और हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं, और अब पाकिस्तान जो है वो भाई भाई हो गए हम सब,
मसला कोई नहीं है, तो इनसे कहें कि कोई ज़्यादा डिफेंस पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई हथियार वगैरह खरीदें, क्या फ़ायदा, हम तो अमन की तरफ चले गए हैं। तो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। उस इम्प्रेशन में 2 कदम इन्होंने उठाए हैं। वो अकाउंट्स जो इन्होंने जंग के दरमियान बंद कर दिए थे, स्पेशली जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं और हमारे अदाकार हैं, वो इन्होंने वहाँ पे खोलने शुरू कर दिए हैं। मीडिया के अकाउंट्स भी खोलने शुरू कर दिए हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता अकाउंट्स खुल जाएँगे, हो सकता है आपका भी खुल जाए, अभी तक तो नहीं खुला। जब खुलेगा तो मुश्किल बताएँगे सर। मुश्किल हम मुश्किल हाँ, खुल जाएगा, खुल जाएगा। बहुत मुश्किल। ये गाँव मूत्र का आपने मंत्र पढ़ना बंद ना किया ना, तो फिर यही सूरत-ए-हाल होगी। चौधरी साहब वो पीना बंद कर दें, हम बोलना बंद कर देंगे, मसला इतना सा हाँ, है यानी जरा। इंडिया में खुलने ना देना इसको, जो भी है, हैं? पूरी कोशिश कर भाई तू। अच्छा तो जी, बहरहाल ठीक। अब वो अकाउंट खुलने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है आहिस्ता-आहिस्ता बाकी सब भी खुल जाएँगे। मीडिया के अकाउंट्स थोड़े से हैं, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन एक्टर्स और प्लेयर्स के उन्होंने और सोशल वर्कर्स के खोलने शुरू कर दिए। कुछ मज़ाहिया भी खोल दिए उन्होंने और ड्रामों के जो क्लिप्स हैं वो भी चलने शुरू हो गए वहाँ पे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करते हैं। तो ये एक गुडविल जेस्चर उन्होंने दिया है। ठीक है। दूसरा ये है कि एशिया कप हो रहा है और ये हो रहा है 27 अगस्त से 7 सितंबर तक 2025 में, और उसके अंदर हॉकी का मैच है और पाकिस्तान की हॉकी टीम को उन्होंने इजाज़त दे दी है। एनओसी उन्होंने जारी कर दी है उनकी वजारत दाखिला ने और उनकी वजारत ख़ारजा ने। तो पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो इंडिया जा रही है मैच खेलने के लिए। तो ये भी एक अच्छा जेस्चर है। अगर आज हॉकी टीम गई है तो कल क्रिकेट टीम भी उनकी आ जाएगी या हमारी चली जाएगी। तो दरवाजे तो खुल रहे हैं। तो ये, लेकिन अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि झांसा है। इसको ये सीरियस नहीं लेना कि ट्रेड खुल गई है और हॉकी का मैच हो रहा है और क्रिकेट का मैच हो रहा है और फिल्में जो है ना, हानिया, जो क्या नाम है उसका? हानिया आमर। हानिया आमिर। हानिया, हाँ, देखो ना क्या, हानिया आमर की फिल्म चल रही है। तो आपको तो अब पता ही नहीं मामला होता, मामला ठीक। तय, मुझे वाकई नहीं, अल्लाह की कसम नहीं पता, मैं अच्छा सही मान कह लेता हूँ, मान लेता सही कह यकीन कर दूँ। हूँ। तो बहरहाल ठीक। उनकी दोसांझ, क्या नाम है उनका? दिलजीत दोसांझ। दिलजीत दोसांझ, यार बड़ा ज़बरदस्त एक्टर है, मैंने उसकी फिल्में देखी हैं, नेचुरल एक्टर, यकीन करता हूँ। और दिलजीत दोसांझ के साथ उसकी फिल्म है। अब पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है अब ये फिल्म भी चल जाएगी इंडिया के अंदर। ठीक तो है। ये एक अच्छा है, एशिया कप के अंदर हॉकी टीम पहुंच जाएगी, अदाकार जो हैं उनके ऊपर पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म जो है हानिया आमर के साथ, वो भी चल जाएगी, तो मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा जो साहब, मेरा एक व्यू इसके अंदर है, मुझे ये लगता है कि शायद वाकई इंडिया इसमें सीरियस हो। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनली उन्हें दुनिया में कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, ना क्वाड से सपोर्ट मिल रही है, ना एससीओ से सपोर्ट मिल रही है, कोई दुनिया का मुल्क साथ नहीं खड़ा। प्लस उन्होंने अपनी आवाम को थोड़ा बहुत कोई मुतमईन कर लिया है, और अगर वो दोबारा से जंग शुरू करते हैं तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि बिजनेस तो ऑलरेडी वहाँ से भाग रहा है। नहीं, वो उनकी मेंटालिटी मुख्तलिफ है यार। वो पैसा इसलिए कमा रहे थे कि वो पाकिस्तान की मत मार सकें। वो इसलिए नहीं कमा रहे कि वो उन्होंने कोई कमाल करना है। उन्होंने कमाल यही करना है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना है उन्होंने। अच्छा, तो उनके मकासद और तरह हैं। आप मेंटालिटी देखें, आरएसएस की मेंटालिटी। तो जब तक बीजेपी रहेगी तब तक यही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई चेंज आएगी। अभी वैसे वहाँ पे जो कांग्रेस है वो सीना चौड़ा करके फिर रही है। अगर कांग्रेस आ जाती है तो फिर हालात मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, ठीक है, चलें अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ जाते हैं। भारतीय जो रियासत है राजस्थान, वहाँ पे एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया है। इसी कुछ डिटेल्स आपको बताएंगे। पाकिस्तानी मियाँ बीवी थे और इनके साथ वहाँ पे क्या हुआ, किस हालत में ये मिले, ये डिटेल से स्टोरी जानिए। अब देखो, जो सिंध का थर है ना, थर का इलाका है और वो थर जो है ना इंडिया तक फैला हुआ है। जब आप उससे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके उसके अंदर दाखिल होते हैं तो राजस्थान का इलाका आ जाता है। ये कभी एक ही स्टेट थी और इसी के अंदर ये सारा सहरा था। तो कल्चर भी इसका एक ही किस्म के औरतें कपड़े पहनती हैं, एक ही किस्म की लैंग्वेज है इनकी, ठीक है। और इनके कल्चरल इवेंट्स जो है ना वो भी एक जैसे हैं। इंडियन फिल्मों में जब आप राजस्थान के देखते हैं ना, तो आपको एक ख़ास किस्म का कल्चर नज़र आता है जिसमें वो यहाँ तक चूड़ियाँ पहनी होती हैं हाँ जी। ख़वातीन ने, और रंगीन कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, जो छोटी छोटी टाकियाँ जोड़ के ना उसको बनाया जाता है। यही पाकिस्तान का जो इलाका है ना उसके अंदर भी यही है। वही रली कहते हैं शायद उसको, एक रली भी बनाई जाती है। और उसी तरह इन्होंने जानवर पाले हैं, उसी तरह ऊँट रखे हुए हैं, उसी तरह यहाँ पे भी मोर हैं, इंडिया के अंदर भी मोर है। और सरहद बहुत बड़ी है और उस सरहद से इंडियन जो हैं राजस्थान के लोग वो यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाते रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ गोटकी करीब है और गोटकी का एक गांव है, उसमें दो, एक लड़का और लड़की थे, और जो लड़का है उसकी उम्र 17 साल है, रवि कुमार नाम है उसका। लड़की 16 साल की है, शांति बाई उसका नाम है। ये कोई 12 रोज़ पहले गायब हो गए और इनके बारे में कुछ पता नहीं चला कि ये किधर चले गए। तो अब कल ये पता चला है कि राजस्थान के अंदर जैसलमेर एक जगह है, जैसलमेर बड़ा मशहूर इलाका है वहाँ पे, हाँ जी। और इसका भी बड़ा कल्चर बड़ा मशहूर है। ये फिल्मों के अंदर भी दिखाया जाता है जी। जैसलमेर, और बड़ा पुराना इसका जिक्र आया जाता है, और यहाँ पे राजपूत हैं
और बड़े तगड़े किस्म के राजपूत हैं। तो जैसलमेर के सहरा के अंदर एक दरख्त था और दरख्त के साथ इन दोनों की लाशें मिली। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये फूड की कमी और पानी की कमी की वजह से हाँ, इनका मस्कशुदा लाश। मशक़शुदा लाशें हैं, क्योंकि वहाँ पे जानवर भी खा जाते हैं ना जी, और हम्म, परिंदे भी हैं वहाँ पे, परिंदे भी खा जाते हैं लाशों को। तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये भूख की वजह से और प्यास की वजह से ये फ़ौत हो गए हैं। अब ये लोग यहाँ से वहाँ गए क्यों थे, ये एक मिस्ट्री है, ज़ाहिर अनफोल्ड होगी कल तक। हम्म, और दूसरा, ये इंडिया के अंदर जाके इनके साथ हुआ क्या? क्या ये रास्ता भूल गए थे, या डी ट्रैक हो गए थे, या फिर जानबूझ के किसी ने इनको मार दिया? ये आने वाले दिनों में मामला खुलेगा, लेकिन है बड़ी ट्रेजेडी वैसे। ट्रेजेडी है, बच्चे हैं 16-17 साल के दोनों। हाँ जी। ठीक, चलें अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ऐसा लग रहा है कि जो चीन है वो वाकई वो तमाम चीज़ें कर रहा है जो वो कह रहा है। अमेरिका के इन्फ्लुएंस की कोशिश थी इस पूरे रीजन पे, लेकिन वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कमज़ोर होता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन जो चाइना है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। उसने कोशिश की कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलह करवाई जाए, और उसके बाद एक और सुपर पावर को उसने दरमियान में शामिल किया और कोशिश किया कि ये अफगानिस्तान वाले इशू को किस तरह से सेटल किया जाए। अब उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ गई है। वो डेवलपमेंट ऐसी है कि आप यकीनन सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कैसा भी हो सकता है, तो जानते हैं स्टोरी। अब रशिया ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया, यानी अफगान गवर्नमेंट को तस्लीम कर लिया, तालिबान की गवर्नमेंट को। और ये वही लोग थे जो 10 साल रशिया के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और अमेरिका की मदद से लड़ते रहे। ये तालिबान जो है, ये उन्हीं के थे ना, जी सारा जी रिएक्शन बिल्कुल। मुजाहिदीन का जो। तो मुजाहिदीन के अंदर से ही तालिबान निकले। तो ये वही लोग थे जिन्होंने मत मार के रख दी सोवियत यूनियन की, और अल्टीमेटली अफगानिस्तान की वजह से सोवियत यूनियन टूट गया और बर्बाद हो गया। तो अब आप वक्त का हेर फेर देखें कि वही जो रशिया है अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर रहा है, और अमेरिका जो है तालिबान की हुकूमत के खिलाफ डट के खड़ा हुआ है, जिसने सबको सपोर्ट किया था, जिसने बनाया था। जिसने बनाया था, जिनकी ठीक। मदद से ये बने थे। और रशिया जिनके खिलाफ ये बनाए गए थे, जिनके खिलाफ ये लड़ते रहे, जिनके खिलाफ ये जहाद करते रहे, उसने इनको तस्लीम कर लिया। तो अब ये ब्लॉक सा बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जिसकी चाइना है, चाइना के साथ रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं इन दोनों के आपस में। तो अब रशिया है, फिर अफ़गानिस्तान। तो चाइना ने माना इनको, अब रशिया ने माना इनको, अमेरिका नहीं मान रहा, यूरोपियन यूनियन नहीं मान रहे, और साथ पाकिस्तान के भी तालिबान के साथ बड़े अच्छे रिलेशन अब डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक नई इक्वेशन है इस पूरे रीजन के अंदर। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन रशिया जब अफ़गानिस्तान आ रहा है तो हमें ख़तरा है कि कहीं इसके साथ साथ इंडिया भी ना आ जाए, क्योंकि इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत ही करीबी है और बहुत पुराने हैं। अब इस वक्त भी इंडिया जो है ना, वो रशिया से बहुत असला ख़रीद रहा है। ये S-500 ख़रीदा है, उस पहले S-400 था इनके पास, आपको पता है, जो हाँ जी, हमने डिफेंस पाकिस्तान ने सिस्टम। उड़ा डिफेंस सिस्टम है, वो S-500 ख़रीद रहे हैं। और दूसरा इसके साथ UVs भी ख़रीद रहे हैं, और बहुत सारे ये चीज़ें जयशंकर साहब ने कहा है कि रशिया से ये ख़रीद रहे हैं, बड़े पैमाने पे ये असला ख़रीद रहे हैं। तो अब अगर रशिया और इंडिया का रिलेशन है, और उसके बाद रशिया अफ़गानों को मान रहा है, अफ़गान गवर्नमेंट को मान रहा है, तालिबान को मान रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इंडिया के साथ अफ़गानों के ताल्लुकात सफारती सतह पे स्टार्ट हो जाएं। ठीक है। लेकिन अगर ये हो गए तो फिर पाकिस्तान और चाइना माइंड करेगा इसको। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि होता है क्या। लेकिन ये अमेरिका को ठीक ठाक दंड पड़ा है इसमें। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो रशिया है ये तो पहले भी असला के सप्लायर रहा है इंडिया को, और ये S-400 तो चलो उसने दिया ही है, और ये 5 टोटल डिलीवर होने थे इंडिया को S-400, जिसमें से 3 हो गए थे और 2 तीनों अभी दो बाकी दो थे। दो भी बाकी, और अब ऊपर दो से मेरा ख्याल है 500 ले रहा होगा हाँ अपना। जी, अब पहले S-400 की डील थी, मे बी अब उसे ये कोई चेंज कर रहे हो, और प्लस वो अपना कोई 5th जनरेशन प्लेन भी इन्हें देना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो इनका पुराना, जिसे कहते हैं ना इंडिया, इनका पुराना बायर है। तो आपको लगता है कि ये रशिया जो है, जैसे अब मेरा ख्याल में कि ये चीन के कहने पे तस्लीम हुआ है, आपको अभी भी लगता है कि रशिया और अफगानिस्तान का जो अलायंस है वो पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है, हालांकि चीन नहीं, दरमियान में पाकिस्तान के लिए खतरनाक नहीं हो सकता, अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है अलबत्ता। ठीक है। अब अमेरिका के अपने यहाँ पे इंटरेस्ट अभी भी हैं अफगानिस्तान के अंदर। अब वो ठीक है। देखते हैं कि इंटरेस्ट किस हद तक सर्व होते हैं, या अमेरिका इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन अब अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई आएगा इसका। ठीक है। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने कमेंट किया कीजिए, हमारी कोशिश होती है कि आपकी राय को अपने व्लॉग्स में शामिल करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।